हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, हम जो कर रहे थे वो बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, इसके अलावा हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया था, और आज हम न्यूक्लिक एसिड करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड। और इसमें हम न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, क्या कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले जो है न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? वो मिक्सचर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड पस सेल के न्यूक्लियस में, और इनको इसने नाम दिया था न्यूक्लिन। लेकिन जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है वो अल्टमान ने दिया हुआ है। ओके। तो डिस्कवरी जो किसने, मिक्सचर ने की है पस सेल के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन जो टर्म दिया है न्यूक्लिक एसिड वो अल्टमान ने दिया है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? देखो, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस होगा, प्लस शुगर होगा, प्लस फॉस्फेट होगा। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर सिर्फ नाइट्रोजन और शुगर नाइट्रोजन बेस और शुगर होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ओके। और जब जहाँ पर वो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनता है, फिर बाद में सब न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन बेसिस आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से? पिरिमिडेन्स एंड प्यूरिन्स। पिरिमिडीन और प्यूरिन्स होते हैं। पिरिमिडीन में कौन कौन है, थायमिन और यूरेसिल। और प्यूरिन्स में कौन कौन है, एजी, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या होता है, इसमें सिर्फ वन पिरिमिडीन रिंग होता है, और लेकिन जो प्यूरिन्स होता है उसमें दो पिरिमिडीन्स रिंग होते हैं। मतलब कि एक पिरिमिडीन रिंग होगा और एक इमिडाजोल रिंग होगा। ठीक है, जहाँ पे शुगर ऐड हो जाए। तो कहाँ पे शुगर ऐड होता है, इमिडाजोल रिंग में ही शुगर ऐड होता है। अब यहाँ पे क्या देखो, स्केलेटन ऑफ रिंग कंपोज ऑफ 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन एटम्स। कितने नाइट्रोजन होते हैं इसमें, 2 नाइट्रोजन, आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं। तो C4 और N2 ये है। और इसमें भी क्या होता है, जो पिरिमिडीन रिंग है वो तो सेम रहेगा, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। लेकिन जो इमिडाजोल रिंग होता है उसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। जैसे ये है ना, ये इमिडाजोल रिंग है, इसमें क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन और कार्बन कितने होते हैं, 1 2 और 3 कार्बन होते हैं इमिडाजोल रिंग में। तो अगर पूछा जाएगा कि इमिडाजोल रिंग किस में प्रेजेंट होता है, तो वो प्यूरिन्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन होते हैं। और कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, प्यूरिन्स के एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स के थायमिन और यूरेसिल। तो ये बात हुई नाइट्रोजन बेसिस की। तो हमारे पास एक्चुअली जो है कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं। हमारी जो डीएनए उसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाता है, सॉरी, ATGC। ठीक है। तो जो हमारी डीएनए है उसमें क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हो गए, और टी और सी थायमिन और साइटोसिन क्या हो गए, पिरिमिडिन्स हो गए। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये आरएनए में प्रेजेंट होगा, किसके इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो ये आपको याद रखना है। अभी तो नाइट्रोजन बेसिस की बात हुई, अब हम आगे पढ़ेंगे पेंटोस शुगर। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होता है। तो शुगर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस। तो आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर।
डिफरेंस कुछ नहीं है, सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बस हमें जो है कार्बन नंबर 2 को देखना है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। देखो राइबो शुगर में जो है आप देख सकते हो, राइबो कार्बन नंबर 2 में राइबो शुगर में OH ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन है एक, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज है उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है कार्बन नंबर 2 पर। आगे समझ, डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं होगा कार्बन नंबर 2 पर, लेकिन राइबोज में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है। तो यही डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज और राइबो शुगर में। और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेस जो है वो कहाँ पे बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर है, ये आपका पेंटोज शुगर, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर बॉन्ड बनाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। ये कार्बन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन ऑफ थर्ड प्लेस फॉर्म बॉन्ड विथ शुगर। और जो नाइट्रोजन जो बेसिस है प्रीमिडीन्स का, वो 3 नंबर पर, और जो प्यूरिन्स का है 9 नंबर पर। आप प्यूरिन देखेंगे, ये है प्यूरिन्स, प्यूरिन का 9 नंबर का जो बॉन्ड है, 9 नंबर का नाइट्रोजन है वो, और प्रीमिडीन्स का 3 नंबर का नाइट्रोजन, वो क्या बनाएगा, शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। आगे समझ, शुगर का कार्बन नंबर 1 और प्रीमिडीन्स का 9th वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th वाला कार्बन, और प्यूरिन्स का प्रीमिडीन्स का 3rd नंबर वाला कार्बन, 3rd नंबर वाला कार्बन ये बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे किस साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, देखो ये है हमारा पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स है। अब पिरिमिडिन में आप देखोगे, हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th वाला जो है इमिडाजोल जो रिंग है, उसमें उसकी 9th वाला जो कार्बन है, 9th वाला जो नाइट्रोजन है, उसका बॉन्ड बन रहा है शुगर के C1 से, ठीक है। और जो कार्बन नंबर जो 5 है, शुगर का कार्बन नंबर 5, वो फॉस्फेट से ऐड होता है। नाइट्रोजन बेस और जो ये है शुगर, वो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। और जब भी तीनों मिल जाएंगे, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि कार्बन नंबर 9 से बन रहा है, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। आपने देखा होगा कि एडिनोसिन, जो एडेनिन जब राइबोज के साथ बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा ना, सॉरी न्यूक्लियोसाइड, मैंने कहा था ना साइड, साइड में नाइट्रोजन बेस और शुगर होगा। तो ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ये राइबो शुगर है, तो ये दोनों मिलके कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा, AMP। वैसे ही डीऑक्सीराइबोस सेम एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस, तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन जाएगा। और उसके बाद जब वो फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, DAMP। वैसे ही है ग्वानोसिन का, ग्वानोसिन ग्वानालाइक एसिड, डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड, सिस्टीडीन सिस्टिडाइलिक एसिड। तो ये सारे ऐसे ही बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो है फॉर्मेशन होता है। अब हम DNA पे आ गए, ठीक है। अब DNA बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग DNA ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। DNA का स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरलैपिंग नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है, रिबन शेप ना, लेकिन वो हमको दिखता है ओवरलैपिंग। देखो आप ये दिख रही हो ना, ये सर्कुलर मूवमेंट में ट्विस्टेड है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करता है। तो हमें से DNA ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे इस तरीके से।
चलो अब शुरू करते हैं डीएनए। डीएनए जो है वो डिस्कवर किसने था? मिस्चर ने डिस्कवर किया था। मतलब न्यूक्लिक एसिड किसने किया था डिस्कवर? मिस्चर ने डिस्कवर किया था। तो डीएनए भी मिस्चर ने डिस्कवर किया था। जो टर्म डीएनए है वो किसने दिया है? जैक हैरिस ने। जैक हैरिस नाम याद रखना है। इन डीएनए पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो डीएनए में आपको जैसे मैंने बताया कि कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए मॉलिक्यूल को स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके द्वारा उन्होंने जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको मॉलिक्यूल को स्टडी किया हुआ था। तो डीएनए टर्म के साथ जैक हैरिस ने दिया है। डिस्कवर किसने? मिस्चर ने डिस्कवर किया है। तो ये आप देख सकते हो, देखो दो न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब हम ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छे से ये देखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी वाटसन एंड क्रिक 1953 में प्रपोज अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। फॉर दिस मॉडल वाटसन, क्रिक एंड विल्सन वेर अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1962। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने डीएनए को डिस्कवर किया था। अब वहाँ पे वाटसन एंड क्रिक तो सबको पता है वाटसन एंड क्रिक ने किया है, लेकिन जो विल्सन है इसको भी याद रखना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, कोई एग्ज़ाम था उसमें वाटसन एंड क्रिक दिया था, उसके बाद जो नाम थे वो चेंज कर लिए थे ऑप्शंस में। तो आपको पता होना चाहिए वाटसन क्रिक्स के साथ विल्सन ने जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में, और उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, जिसके लिए उन्होंने 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। वन मेन पॉइंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल इज कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन और पिरामिडिन्स। प्यूरिन और पिरामिडिन्स के बीच में जो कॉम्प्लीमेंटेड बेसेस हैं उनके बीच में जो पेयरिंग है वो उसके बारे में बताया गया। देखो जैसे इसमें नहीं दिखाया गया है, हाँ AT थायमिन क्या है? पिरामिडिन। A क्या है? प्यूरिन। और ये C क्या है? पिरामिडिन्स। C क्या है? प्यूरिन। और G क्या है? पिरामिडिन्स। तो इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग दी थी वो मेन चीज़ थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए इज कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, उनके बारे उससे कंपोज है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये है ना न्यूक्लियोटाइड चेंज, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5-3 डैश की तरफ होगा और एक 3-5 आपने पढ़ा होगा। In both the stand, direction of phosphodiester bond is opposite. If direction of phosphodiester bond is, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। Both strand of DNA held together by hydrogen bond. दोनों हाइड्रोजन जो स्टैंड हैं DNA स्टैंड, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, मतलब कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, ठीक है। एडेनिन बाइंड्स टू थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के साथ क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करेगा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल 1 प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पिरामिडिन। प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन्स के साथ। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए। प्यूरिन क्या है? वो पिरामिडिन्स के साथ पेयरिंग करेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होता है 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच में। इन डीएनए प्लेन और 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। This in addition the hydrogen bond confers stability of the helical structure of DNA. तो जो स्टेबिलिटी जो होता है वो कौन दे रहा है उसको? डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहा है। आपने जैसे चारगाफ रूल पढ़ा होगा, उसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरामिडिन्स न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन्स कौन से? AG। तो इनका अमाउंट जो है वो किसके बराबर होगा? पिरामिडिन्स के बराबर होगा, थायमिन और साइटोसिन के बराबर होगा।
तो मतलब कि प्यूरीन और साइटोसिन का जो नंबर होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। अब बेस रेशियो, जो बेस रेशियो है वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। बेस रेशियो मतलब AT और GC, जो एडेनिन जो है थायमिन के साथ बनाता है, ग्वानिन और जो साइटोसिन के साथ बनाता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या है, उसको बेस रेशियो कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है। स्पीशीज़ जैसे कि हम होंगे या कोई भी स्पीशीज़, उसमें कांस्टेंट होता है। इन DNA AT इज़ लार्जर देन GC। अगर AT जो है वो ज़्यादा होगा GC से, तो वो कैसा हो जाएगा, A टाइप हो जाता है, AT टाइप DNA। तो अगर AT ज़्यादा है तो AT टाइप DNA हो जाएगा। जैसे कि ये होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है। इनका जो इसका जो वो होता है, ये यूकैरियोट्स में होता है। अगर GC ज़्यादा हो जाएगा तो ये GC टाइप DNA होता है। और ये किस में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ये मोर देन 1 होता है और ये लेस देन 1 होता है इसकी वैल्यू। तो ये प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि AT टाइप और GC टाइप क्या होता है DNA। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ DNA डिपेंड्स ऑन GC कंटेंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है DNA का, वो किस पे डिपेंड करता है, GC कंटेंट, ग्वानिन और साइटोसिन के कंटेंट पर। मोर GC कंटेंट मीन्स मोर मेल्टिंग पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर GC ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ओके। तो मतलब क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोकैरियोट है, क्योंकि आपको बताया ना मैंने अभी कि प्रोकैरियोट में GC टाइप का DNA होता है, तो मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा किसके, यूकैरियोटिक DNA के। ओके। DNA एब्जॉर्ब UV रेज मीन्स 2600 E वेवलेंथ। जो DNA है वो UV रेज को एब्जॉर्ब करता है, अप्रॉक्सीमेटली 2600 E wavelength. Out of 2 strands of DNA, only 1 strand participate in transcription. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। जब DNA से RNA बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और RNA से प्रोटीन बनेगा तो वो ट्रांसलेशन हो गया। तो मतलब कि जब DNA से mRNA बन रहा है, या mRNA या RNA हम बोल सकते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ ओनली DNA का एक स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, उसको ही क्या बोला जाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ठीक है। और जो DNA नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ कॉल्ड सेंस DNA, कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एंटीसेंस हो गया, याद रखना है आपको। जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एंटीसेंस उल्टा हो गया, नॉन कोडिंग हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, और जो नहीं कर रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। Denaturation or renaturation of DNA. If a normal DNA molecule is placed at a high temperature, 80 to 90 degree centigrade में, then both strands of DNA will separate from each other due to breaking of hydrogen bond. It is called DNA denaturation. अब क्या होता है, आपने जब PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा उसमें आपने पढ़ा होगा डिनेचुरेशन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप डिनेचुरेशन होता है, उसमें भी 90 डिग्री तक सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच में नाइट्रोजन बेसिस के, वो टूट जाते हैं, तो इसी को ही डिनेचुरेशन कहा जाता है। व्हेन डिनेचुरेशन DNA मॉलिक्यूल इज प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, जब उसको फिर से वो DNA को नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो बोथ द स्ट्रैंड ऑफ DNA अटैच्ड एंड रिकॉइल टू ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड रीनेचुरेशन ऑफ DNA। और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो DNA फिर से अटैच हो जाएगा और रिकॉइल हो जाएगा, और इसको ही रीनेचुरेशन ऑफ DNA कहा जाता है। हाइपरक्रोमिसिटी, देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है हाइपरक्रोमिसिटी। व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA इज डिनेचुर्ड बाय हीटिंग, देन
denatured DNA molecule absorb more amount of light. This phenomenon is called hyperchromicity. ठीक है, जब कोई भी DNA हाई टेम्परेचर पर रख रहे हैं और वो डिनेचर हो रहा है, टूट रहा है, उसके बाद वो क्या होता है, जब वो डिनेचर हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लाइट है, मोर अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करता है. इसको ही हाइपरक्रोमिसिटी कहा जाता है. हाइपोक्रोमिसिटी, हाइपर मतलब कम. अब जब वैन डिनेचर्ड मॉलिक्यूल जैसे इसको ठंडा करते रहेंगे और तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी जो लाइट को एब्जॉर्व करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो उसको हाइपोक्रोमिसिटी कहते हैं. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. 2 strands ऑफ डीएनए आर हेलिकली कॉइल्ड लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर. आपने देखा होगा ना कि कहीं पे जो सीढ़ी होती है छत में जाने के लिए वो ऐसे गोल गोल होती है, रिवॉल्विंग लैडर. तो उस तरीके से डीएनए भी हेलिकली कॉइल्ड होता है एक दूसरे से. बैकबोन ऑफ द लैडर इज कंपोज ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर. ठीक है, जो उनका जो जैसे सीढ़ी में ऊपर चढ़ते वक्त हम जो रेलिंग पकड़ते हैं वो किसका बना हुआ है, वो फॉस्फेट और शुगर का बना है. लेकिन जो जिस पर हम पैर रख रहे हैं स्टेप्स, तो वो किसका बना है, नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ है. ठीक है, तो आपको जो अगर पूछ लिया जाए कि जो बैकबोन ऑफ द डीएनए है वो किसके द्वारा बनता है, फॉस्फेट और शुगर के द्वारा. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ. अब एक से दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे हम, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम. इन 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए. एक कंप्लीट टर्न होता है डीएनए का, तो उसमें कितना होता है, 10 स्टेप्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं. सो द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न इज़ 34 एंगस्ट्रॉम. तो मतलब कि एक टर्न पूरा कितना होता है, 10 बेस पेयर्स होते हैं. और 10 बेस पेयर में कितना, 1 कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न को होने में कितना होता है, 24 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, इतना लेंथ होता है. दिस इज़ कॉल्ड हेलिक्स लेंथ. उसको हेलिक्स लेंथ कहा जाता है. ठीक है, डीएनए डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फेट ऑफ 2 स्ट्रैंड इज 2 एंगस्ट्रॉम, सो 20 एंगस्ट्रॉम. अब ये है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का. डिस्टेंस बिटवीन शुगर ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. शुगर के बीच में स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड के शुगर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 11.1 एंगस्ट्रॉम. लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉम. एंगल बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन ऑफ पेंटोज इज 51. Each step of ascent is represented by pair of. At each step of ascent the strand turns 30 angstrom. Molecular weight of DNA कितना होता है, 10 to power 6 to 10 to power 9 डाल्टन. ये भी आपको याद रखना है, 10 to power 6 से 10 to power 9 डाल्टन इसका molecular weight होता है. In nucleus of eukaryote the DNA is associated with हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन. तो न्यूक्लियस में क्या होता है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में डीएनए किससे अटैच होता है, हिस्टोन प्रोटीन से. और ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं. हिस्टोन ऑक्यूपाइज मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए एट 30 डिग्री एंगल. जो हिस्टोन जो होते हैं वो मेजर ग्रुप को कवर करते हैं 30 डिग्री एंगल पर. बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन इज साल्ट लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे कौन सा जो मेटल है वो काम कर रहा है, Mg+2 आयन वो काम करेगा, मैग्नीशियम आयन जो है वो काम करेगा. तो बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम डीएनए और हिस्टोन के बीच में साल्ट लिंकेज का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम. डीएनए इज इन क्रोमोसोम इज लीनियर वाइल इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज सर्कुलर. जो होते हैं, हम जो यूकैरियोट्स हैं, हम में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होगा या माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, इनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है.
अब जो होता है 5X174 बैक्टोफेज में जो DNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। और ये किसने ये आइसोलेट किया था? शिनशिमर ने, ठीक है। G4S13M13FFD बैक्टीरियोफेज ऑल्सो कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। इन सब में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम कल जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ DNA, क्या कौन कौन से टाइप्स ऑफ DNA होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि DNA रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो आप मेरी जो आज की वीडियो है वो लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है, आपको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।